तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और रिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है तुम्हारा क्या, फंक्शन। अब देखो भाई फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात, फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन। लेकिन कैसी रिलेशन बेटा, एक बार ध्यान से सुनना। A relation is said to be a function. A relation is said to be a function if each element of its first set have unique image in second set। चलो यार ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आई? क्या बोला है, एक ऐसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इस सेट टू बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट सेट। इसके फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास अगर क्या हो, यूनिक इमेज हो, तो वो क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। समझ में आया? रिलेशन में भी क्या होते हैं, दो सेट होते हैं, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। तो कहने का मतलब है एक ऐसी रिलेशन जिसके फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही इमेज हो, और वो कहां हो, सेकंड सेट में, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताना क्या वो फंक्शन है या नहीं। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोल दिया 1 की इमेज है 5 और 2 की इमेज है 7। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्यों? ये कह रहे हैं हाँ है। क्यों है बेटा, बताना एक बार जरा। दोनों की अलग अलग इमेज है। हाँ, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास इमेज क्या है, अलग अलग। तो खैर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज होनी चाहिए। बट तुमने पूरी बात नहीं सुनी यार। फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास, क्या इसके पास इमेज है यार? नहीं है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, अलग अलग से मतलब नहीं है। अब समझ में आई बात? अच्छा अब जवाब देना एक बार यार, अगर समझ में आई ना अब। अच्छा ये है 1 2 3 4 5 6 7। 1 के पास 5, 2 के पास 6, 3 के पास 7। क्या ये वाली रिलेशन फंक्शन है? हाँ देखो, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास इमेज है और सबके पास एक एक इमेज है। 1 की कितनी इमेज है, 1 5। 2 की कितनी इमेज है, 1 6। 3 के पास कितनी इमेज है, 1 7। तो ये क्या है, फंक्शन है। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? अच्छा एक और बताना यार क्या ये जो रिलेशन है ए बी, 1 2 3 मैंने लिखा 4 5 6 7। 1 के पास 4, 2 के पास 5, 3 के पास 6 और 3 के पास 7। एक मिनट चुप रहना सारे प्लीज, ठीक है? अनुष्का क्या ये फंक्शन है बेटा? क्यों नहीं है? एग्जैक्टली क्योंकि जो इसका थर्ड एलिमेंट है 3, उसके पास कितनी इमेज है यार, 2 इमेज। तो इस हिसाब से ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा ये चीज फंक्शन नहीं है। वेरी गुड। अच्छा अगला, नव्या के साथ बैठी खुशी। 1 2 3 4 5 6। कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा, ये बच्ची खुद अपनी हेल्प करेगी। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता बेटा। बता क्या ये फंक्शन है? है फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? नहीं है। कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं है? ओके 2। कितने बच्चे कह रहे हैं? और कितने कुछ नहीं कह रहे? 2 कुछ नहीं कह रहे। कुछ है, तुम भी कुछ कह लो भाई। बताओ फंक्शन आई, कुछ राय दो। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा कुछ बच्चों ने नहीं बोला, कुछ बच्चों ने हाँ बोला। अच्छा पहले बात करते हैं जिसने नहीं बोला। वंश तूने नहीं बोला, क्यों नहीं है वंश?
क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज है, इसलिए फंक्शन नहीं है। मैंने कहाँ लिखा हुआ है कि दो डोमेन के पास सेम इमेज नहीं? इसका मतलब क्या है? हर एक डोमेन के पास एक इमेज होनी चाहिए। या 1 के पास 1 की इमेज क्या है? कितनी इमेज है 1 के पास? 2 की इमेज क्या है? 5। कितनी इमेज है 2 के पास? एक ही तो है। बात समझ में आ गई? चलो इस बात को मैं लिख देता हूं। ये भी क्या है? फंक्शन है। भाई 1 के पास भी एक इमेज है, 2 के पास भी एक इमेज है। भाई एक डोमेन के पास 2 इमेज नहीं हो सकती, लेकिन इमेज के पास जो है एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है। तो ये बात हम लिख लेंगे नोट करके। क्या? नोट बट 1 इमेज कैन हैव more than 1 pre-image, but 1 image can have more than 1 pre-image in a function. चलो समझ गए? इमेज के पास एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती हैं, लेकिन क्या डोमेन के पास एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास क्या होगी? सिर्फ एक ही इमेज होगी। बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, क्या फंक्शन भी एक रिलेशन होता है? तो आंसर क्या होगा? हाँ होता है। बात समझ में आ गई? पहले क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर क्या पढ़ा था? रिलेशन, और अब क्या पढ़ा है? फंक्शन। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे बेटा, बताना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, वाह, वेरी गुड। n of a into n of b, n in number of elements in a cross b is equal to number of elements in a into number of elements in b। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते थे? 2 की पावर na into nb, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b। अब लिखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट a to सेट b। इसका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट a to सेट b। Total number of functions from set A to set B। इसका फॉर्मूला याद करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन लिखो। इफ सेट A हैज 2 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 एलिमेंट्स, if set A has 2 elements and set B has 3 elements, then find, मैं लिख देता हूं, सेट A में 2 एलिमेंट है, सेट B में 3 एलिमेंट है, then find number of functions, then find number of function from, पहला पॉइंट लिखो सेट A to सेट B, दूसरा पॉइंट लिखो सेट A टू सेट A, तीसरा पॉइंट लिखो सेट B टू सेट B, और फोर्थ पॉइंट लिखो सेट B टू सेट A। करो। चलो भाई देखो, मैंने क्या बोला था? एक सेट A है उसमें 2 एलिमेंट है, एक सेट B है उसमें 3 एलिमेंट है। मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट, सेकंड सेट में एलिमेंट की पावर फर्स्ट सेट में एलिमेंट, सेकंड सेट में जितने एलिमेंट है उसकी पावर क्या? फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट है। अच्छा, यहां पर जो मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने, कैसे निकालने हैं? A टू B निकालने हैं। बात समझ में आ गई? यहां पर दूसरा सेट क्या है? B, और पहला सेट क्या है? A। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? Na। क्या आएगा? 3 की पावर 2। क्या पहले का आंसर 9 ही आया है ना? अच्छा,
इसमें पहला भी ए है और दूसरा वाला भी ए है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 की पावर 2, कितना 4 आ गया। अच्छा, इसमें संचित इसका आंसर क्या है? हाँ, इसका फॉर्मूला बनेगा एन बी की पावर एन बी, 3 की पावर 3, कितना आ गया? 27। और इसका आंसर क्या था? एन ए की पावर एन बी। तो यहां पर सेकंड सेट ए था, तो 2 की पावर 3, कितना आ गया? 8। समझ गए भाई? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने आ गए, फॉर्मूला समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ फंक्शंस। अब आगे चलते हैं, अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, मैंने आपके सामने एक रिलेशन दी R1, 1,2, 2,3 और 3,4 और 4,5। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यहां पर फर्स्ट सेट और सेकंड सेट नहीं पता ना, तो बस इन्हीं को देखो, ऑर्डर पेयर को। क्या यहां पर डोमेन क्या होगी? 1 2 3 4, और रेंज क्या होगी? 2 3 4 5। चेक करो, क्या किसी डोमेन के पास 2 इमेज हैं? सबके पास एक ही इमेज है, तो इसमें सिर्फ ऐसे ही चेक करना, तो क्या ये फंक्शन है? तो आंसर होगा हाँ है। समझ गए? अच्छा, अगला देखना, ऐसे भी कभी कभार आ जाता है 1 2 2 3 1 3। क्या ये फंक्शन होगी? ये तो साफ साफ पता लग रहा है फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1 है इसके पास कितनी इमेज है यार? 2, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अगला R3, क्या ये फंक्शन होगी? बताओ। हाँ, क्यों? 1 के पास भी एक ही इमेज है, 2 के पास भी एक ही इमेज है, 3 के पास भी एक ही इमेज है, सबके पास यूनिक इमेज है ना, तो हाँ ये फंक्शन है। कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? चलो अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो ऐसे भी आते हैं, तो ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला लिखो अभी रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यूड होता है ना? हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन whose range is real number or any subset of real number is called real valued function। देखो भाई, देखो, अब फंक्शन whose range is real number और any subset of real number is called real valued function। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज हो ना, वो या तो सबसेट हो या इक्वल हो किसके? रियल नंबर के। तो वो तो तुम्हारा क्या होगा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। एक और लिखो, सेकंड टाइप, रियल फंक्शन। अभी पहले लिख लो, फिर बताता हूं। अब फंक्शन whose domain as well as range is either real number or any subset of it is called रियल फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन। बेटा, दोनों बातों में फर्क समझ में आया क्या? एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो रेंज है वो क्या है? रियल नंबर है या उसका कोई सबसेट है, और डोमेन नहीं है,
तो उसे हम क्या बोल देंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों नंबर्स हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे, रियल फंक्शन बोल देंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने एक फंक्शन बनाया लाइक दिस, एक ये बनाया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये रियल फंक्शन है? ये रियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डोमेन है वो नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है, एक रियल फंक्शन नहीं है। क्या ये रियल फंक्शन है? हाँ। क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? बात समझ में आ गई? इसमें अब अरे रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है जिसमें सिर्फ रेंज, इसमें क्या होता है यार, इसमें डोमेन भी और रेंज भी, ये दोनों के दोनों सबसेट होने चाहिए रियल नंबर के। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक सेंटेंस बोलूं, मुझे बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। ईच रियल वैल्यूड फंक्शन इज ऑल्सो रियल फंक्शन। हर एक रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन होता है। फॉल्स। ईच रियल फंक्शन इज ऑल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ये ट्रू है। समझ में आ गई बात सारी? पक्का समझ में आ गया? फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और क्या होता है रियल फंक्शन क्या होता है। ये तो खैर फंक्शन के थोड़ा सा इंट्रो था। अब मेन टॉपिक आता है, ये जो रियल फंक्शन होते हैं ना, इनकी डोमेन रेंज निकालने के लिए बोलता है। जो क्वेश्चन तो आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपका, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है तो ये फॉर श्योर है, कह सकते हैं 0.001 प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन ना आए। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं डोमेन रेंज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टॉपिक लिखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। चलो, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज of real functions। चलो भाई, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। जनरली रियल फंक्शंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स जी एक्स ऐसे लिख देते हैं। कोई जनरली एक फंक्शन, मैं आपको सीधा एक फंक्शन लेता हूं, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है। समझ गए? अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज की। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की और रेंज की। अब सुनना, डोमेन क्या होती है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या आप कह लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। चलो भाई, x की वो सारी वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डोमेन होती है। बात समझ में आई? अब ना यहां पर एक वर्ड लिखा मैंने, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। थोड़ी सी इस बात को समझ लो। इसको समझने के लिए ये समझ लो, फंक्शन नॉट डिफाइन कब होता है, अगर फंक्शन में कोई ये फॉर्म बन जाए, लाइक 1/0, मतलब अपॉन में 0 आ जाए। समझ गए? एक तो फंक्शन तब नॉट डिफाइन है, और दूसरा जब रूट में नेगेटिव आ जाए तब भी फंक्शन क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। बस समझ लो, यही दो केस याद कर लो। अगर x की किसी वैल्यूज पे फंक्शन इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म बनेगा तो वो वाली वैल्यू डोमेन में इंक्लूड नहीं होगी, अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी, डोमेन में इंक्लूड होंगी। बाकी सारे नंबर्स हमारे डोमेन में इंक्लूड होंगे। जैसे एक सिंपल सी बात का जवाब देना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। यहां पर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब आप एक बार सोचो, आपके पास रियल नंबर्स हैं,
क्या किसी रियल नंबर पे ये जो वैल्यू है ये बन सकती है? कोई नंबर सोचो जिस पर ये जो चीज है ये बन जाए। यहां पर दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, कभी भी ये 1/0 नहीं बन सकता। रख के देख लो। 1/0 के होने के लिए इसको अपॉन में होना पड़ेगा ना वेरिएबल को। ये तो है नहीं, अभी तो सिर्फ न्यूमरेटर में, अपॉन में तो 1 है। क्या x की किसी वैल्यू पे ये इमेजिनरी बन सकता है? इमेजिनरी बनने के लिए x रूट में होना चाहिए। तो x की किसी वैल्यू पे ना ही ये क्या बन रहा 1/0 की फॉर्म में बनता, ना ही ये क्या बनता रूट नेगेटिव की फॉर्म में बनता। तो इसका मतलब x दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, और दुनिया के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। तो मैं कह सकता हूं इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? R, रियल नंबर। कुछ बात समझ में आ गई? इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है? R, यानी रियल नंबर। पक्का समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? अच्छा, अब बात कर लेते हैं रेंज की। अच्छा, रेंज की। अब इसको हम fx भी बोल देते हैं या इसको हम y भी बोल देते हैं जनरली। तो आप लिख लो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y which we get after putting its domain in it। after putting बोलो या after using बोलो। all possible values of y बोलो, fx बोलो, या ऑल पॉसिबल आउटपुट बोलो। इसको हम ऑल पॉसिबल इनपुट भी बोलते हैं। एक्स के फंक्शन में क्या क्या डाल सकता हूं, एक्स की पॉसिबल वैल्यू। यहां पर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई एफ एक्स विच वी गेट आफ्टर यूजिंग इट्स डोमेन इन इट। इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं एक बार। अच्छा, क्या बोला है? इसकी डोमेन बताना क्या थी? आपके पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। संचित, अगर तो यहां पर इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। अगर तू यहां पर सारे रियल नंबर यूज कर ले यार, दुनिया के जितने भी नंबर हैं, तो y क्या क्या आ सकता है? रियल नंबर ही आएगा। अगर आप x1 रखोगे तो y1 आ रहा है, x2 रखोगे तो y2 आ रहा है, x3 रखोगे तो y3 आ रहा है। मतलब जो x है ना वही तो y आ रहा है। और x क्या हो सकता है? दुनिया का कोई भी नंबर। तो y भी क्या हो जाएगा? दुनिया का कोई भी नंबर। ये बात समझ में आ रही है? तो रेंज क्या थी यार? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज रेंज। जब मैं इसकी डोमेन यूज करूंगा तो y कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना, कोई ना कोई y की वैल्यूज तो आएंगी। वो सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? रेंज। तो आप यूं समझ लो, इसका जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है? रेंज है। इस फंक्शन के पॉसिबल आंसर रेंज है। और डोमेन क्या है कि मैं x की जगह क्या क्या यूज कर सकता हूं, वो क्या है? डोमेन। अब एक दो एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसकी जो रेंज है ना वो क्या है? ऑल रियल नंबर। क्यों भाई? अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो y1 आ रहा है, 2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। तो जो कुछ भी x की वैल्यू रख रहा हूं वही y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या थी? सारे रियल नंबर। तो y की वैल्यू भी क्या हो गई? सारे रियल नंबर। अब जैसे अगला एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। ये सारी बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहां पर, यहां लिखा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। मैंने ये फंक्शन लिखा। अब ना मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जरा दिमाग पे जोर डालना बच्चों यार। इसकी डोमेन क्या हो सकती है? आपको पता लग गया? क्या किसी वैल्यू पर ये बन सकता है? तो आपके मन में आया हाँ, मैं अगर 0 रख दूंगा ना, ये क्या बन जाएगा? 1/0 बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो मैं x की जगह 0 नहीं रख सकता यार, है ना भाई? तो जो इसकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अगर आप 0 के अलावा कुछ भी रखो, क्या ये कभी नॉट डिफाइन होगा? क्या 0 के अलावा कुछ भी रख लो, ये कभी नॉट डिफाइन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब मुझे क्या पता लगा? मैं x की जगह 0 नहीं रख सकता। बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर -0। अच्छा, इसकी रेंज की बात करते हैं एक बार। अच्छा, रेंज के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने लेट कर लिया y।
लेट y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, रेंज का मतलब बताना क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आफ्टर यूजिंग इट्स डोमेन। अब एक तरीका तो यह है कि भैया आप x की जगह 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा कुछ भी रखो तो y के बहुत सारे आंसर आएंगे, है ना। अब उनको मैं अगर ऐसे सोचूं 1/1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 0.5 आएगा, 3 रखूंगा तो 0.3 आएगा। सोचना पड़ रहा है भाई लोगों, और थोड़ा टफ भी पड़ रहा है ऐसे सोचना। तो रेंज निकालने का ना कुछ आसान तरीका है कुछ क्वेश्चनों के लिए। क्या तरीका है कि आप ना x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लो। जैसे यहां पर y की वैल्यू आई हुई है ना, इससे किसकी वैल्यू निकाल लो? x की वैल्यू निकाल लो। ऐसे निकाल सकता हूं। अब इसको उल्टा सोचो कि y की किस किस वैल्यू पे ये डिफाइन है। y की जगह कुछ भी रख लो, बस 0 मत रखो, हमेशा एक रियल नंबर आएगा, और 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो डोमेन क्या थी? यही तो थी। समझ गए? डोमेन यही तो थी। मतलब इसको जब यूज कर रहा था, मतलब ऑल रियल नंबर -0 रख रहा था, तो आंसर बहुत सारे नंबर आ रहे थे। तो मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब सोचो, y की जगह कुछ भी रखोगे बहुत सारे आंसर आएंगे। पहली बात, y की जगह 0 नहीं रख सकता। अगर y की जगह, क्या x कभी 0 हो सकता है? बताओ। कह रहे हाँ, कह रहे करो, बताओ कौन 0 करेगा? अगर बेटा है तो आज x को 0 कर देगा ना इस एक्सप्रेशन में, अगर तो x की वैल्यू 0 ला देगा तो मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। अब ये मैं बोलूं सर है कितनी, वो बताऊंगा नहीं मैं। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, है ना। तो एक बात तो पता लग गया, यहां पर y कुछ भी पुट करो और y में 0 पुट नहीं कर सकता, है ना। y में 0 पुट नहीं कर सकता, 0 के अलावा कुछ भी पुट करो, x कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन x हमेशा कोई ना कोई एक आंसर आएगा, और वो आंसर इसमें होगा, रियल नंबर में होगा। तो इससे मुझे क्या पता लग गया, y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? r-0। तो इसकी जो रेंज है वो क्या आ गई? r-0। तो ये भी एक तरीका होता है रेंज निकालने का। बाकी हाँ, कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक तरीका होता है, वो भी करेंगे। बात समझ में आ गई सबको? डोमेन रेंज समझ में आई? एक बार इसे नोट करो, फिर मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। करो नोट। देखो भाई, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जरा सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसकी डोमेन के बारे में बात करते हैं। क्या होगी डोमेन इसकी? आप x की जगह क्या क्या रख सकते हो? आपने सेम यही सोचना है, क्या x की किसी वैल्यू पर ये 1/0 बन सकता है? x की किसी वैल्यू में अपॉन में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि x अपॉन में नहीं है। क्या x की किसी वैल्यू में ये रूट में नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। ना ही 1/0 आ सकता, ना ही रूट में नेगेटिव। तो इसका मतलब जो इसकी डोमेन है वो क्या हो गई? R। कुछ भी रख लो, हमेशा आंसर आएगा, कभी नॉट डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आई बच्चों? अच्छे से आ गई? पक्का? अच्छा, रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए एक काम कर लो, फिर दोबारा वही, इसको y लेट कर लो। लेट y इज इक्वल टू 2x - 1 कर लिया। अब मैंने क्या बताया तरीका, या तो ऐसे ही गैस कर लो। देखो, मैं आपको ऐसे भी गैस करके बताता हूं, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। अच्छा, x क्या है? x बताओ क्या है? रियल नंबर। दुनिया के किसी भी रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? रियल नंबर। कोई रियल नंबर आएगा, उसमें से 1 माइनस करो, क्या आएगा? रियल नंबर। तो रेंज क्या होगी? रियल नंबर। ऐसे भी तो कर सकते हो यार, समझ गए? एक तरीका ये भी देख लो। अब थोड़ा अंदाजा लगाओगे तो काम कर जाएगा हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। x की वैल्यू y + 1/2 आ गई। अब x क्या है? सुनो, दुनिया का रियल नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है। अब यहां पर y की जगह दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, और उसमें +1 करो और अपॉन 2 करो, आंसर एक नंबर आएगा। आंसर एक नंबर आएगा, वो इसमें होगा x में। तो क्या पता लगा, y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r। तो इसकी रेंज भी क्या हो गई? r। समझ में आया बच्चे? आया? अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर, जो ax + b की फॉर्म में होता है। दुनिया का कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो, अगर उसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोले, अनटिल अनलेस कोई कंडीशन ना हो, तो उसकी डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर आएगी। चाहे वो ये हो, 1 - x हो, 1 + 2x/3, इन सब की डोमेन रेंज निकाल के देख लेना, क्या आएगी? आपकी रियल नंबर आएगी। समझ गए? एक छोटी सी बात ये भी याद रख लो कि दुनिया का कोई भी लीनियर फंक्शन हो, उसकी डोमेन और रेंज हमेशा क्या होगी? एक रियल नंबर होगी। सबको समझ में आ रही है बातें वाली? पक्का? फुल पावर आ रही है? देख लो,
अगला क्वेश्चन देखना एक बार, अगला क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इक्वल्स टू 2/x-1। अब इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। सीधा सीधा देख के पता लग रहा है, 1 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 1/0 बन जाएगा, तो x की जगह 1 नहीं रख सकता, r-1। समझ गए। अच्छा भाई, ये एमसीक्यू में भी कभी कभार आते हैं ना, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो, पता है ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, वहां पे घबराना मत, -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो लिखना आता है ना, इंटरवल्स तो यूज करने आते हैं सबको, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, इसकी रेंज की बात करते हैं अब आप बता सकते हो उसकी रेंज क्या होगी। r-2 कैसे बताया आपने, अभी देखते हैं, अभी तेरी ट्रिक देखते हैं, रुक जा। r-2 कोई और, अच्छा एक r-0, चलो इनकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या बेटा, r-0, चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। अच्छा मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, r-0 क्या ये चीज कभी 0 हो सकती है। हाँ कह रहा हो सकती है, बड़ा निकालिए एक बार 0, ये कभी 0 नहीं हो सकती। 0 होने के लिए हमेशा न्यूमरेटर में वेरिएबल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है ना, दुनिया का कोई भी फंक्शन ले लो, अगर ऊपर कांस्टेंट है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता भाई, देख लो, समझ गए ना। अगर ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, ऊपर वेरिएबल नहीं है, तो वो कभी, हाँ अगर ये ऐसा हो जाता तो ये 0 हो सकता था, क्योंकि ऊपर x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1 - 1 0 अपॉन समथिंग क्या 0। तो अगर ऊपर कांस्टेंट है ना, वो फंक्शन तो कभी 0 हो ही नहीं सकता यार। बात तुक्का भी लगाना है तो कुछ ऐसा लगाना, सोच समझ के लगाना। बात समझ में आ गई। चलो अभी तो मैं खैर ऐसे बता रहा हूं, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला, x 0 को छोड़ के कुछ भी रख लो, कोई ना कोई नंबर है, उसमें से 1 माइनस करो, एक नंबर आएगा। अब 2 अपॉन समथिंग करोगे, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 अपॉन समथिंग करोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा बेटा, तो वो भी तो रियल नंबर है। और मुझे पता है ये चीज 0 नहीं हो सकती। एक तरीका तो ये सोच सकते हो वैसे, नहीं तो अपना सेम आसान तरीका क्या, लेट y इज इक्वल टू 2/x-1। तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से, इस पूरे को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अब x की वैल्यू अगर निकालूं मैं, अब समझ लो इस ये चीज कब डिफाइन है, बस y 0 नहीं होना चाहिए, 0 के तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई यार, r-0, ये इसकी रेंज आ गई यार। समझ में आई बात, पक्का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू x/x-1, इसकी डोमेन और रेंज बताओ क्या होगी। हाँ चलो भाई देखो एक बारी, सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन तो साफ साफ पता लग रही है, x की जगह 1 नहीं हो सकता, सही है, समझ गए। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए क्या करेंगे, लेट x-1 कर लिया। अब इसके बाद यहां पर ऐसा डायरेक्टली निकालूंगा, थोड़ा टफ टाइप पड़ेगा, क्योंकि ये 0 हो सकता है। अभी ऊपर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0। तो मैं अभी आपको कहूंगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत करो, सीधा क्या करो, यहां से x की वैल्यू निकालो अगर पॉसिबल है। तो पहला स्टेप ये, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन जिन टर्म में x है उन्हें एक तरफ करना पड़ेगा। ये तो बेसिक रूल है, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसे एक तरफ कर दो, बाकी सारा सामान एक तरफ कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, yx माइनस y इज इक्वल टू x। इसको इधर लाओ, x कॉमन, x की वैल्यू कितनी आ गई, y/y माइनस। समझ गए। अब जरा ध्यान देना, ये तो सेम ही बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो रेंज होगी, अब y की जगह बताओ मैं क्या नहीं रख सकता, बस 1 नहीं रख सकता। कह रहा है 0 नहीं रख सकता। भाई 0 क्यों नहीं रख सकता मैं, 0 अपॉन समथिंग तो 0 हो जाए, तो पूरा 0 तो आंसर हो सकता है ना, समझ गया ना। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर -1। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया, फुल अच्छे से आ गया।
पक्का पक्का पक्का। चलो अब ना देखो भाई, क्योंकि हम मैंने कहा था मैं सिर्फ इसमें एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो भी प्रैक्टिस के लिए मैं शीट दे दूंगा, आप लोग वो ट्राई करना। मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन आता है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एक ये भी बता दो, 1/x-1, इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? सोचो एक बारी। देखो भाई, अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। अब डोमेन बताओ, यहां पर x की जगह क्या नहीं रख सकता, बस 0, तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये क्या हो गई? इसकी डोमेन हो गई। समझ गए? अब रेंज के लिए सेम वही कर लो, लेट y इज इक्वल टू 1/x-1, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इस 1 को इधर लाओ, ये आ गया। समझ गए? अब ध्यान से देखो, y क्या नहीं हो सकता, बस y की जगह -1 नहीं होगा, -1 होगा तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई? कुछ समझ में आया बच्चों? आया? एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू x², बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? हाँ, इसकी डोमेन तो देखो सिंपल है, कुछ भी रख लो, किसी भी चीज का स्क्वायर कर लो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0, आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो डोमेन तो क्या होगा इसकी? ऑल रियल नंबर। अब रेंज के लिए लेट y इज इक्वल टू कर लो x²। अब जरा ध्यान देना, x² इज इक्वल टू y है तो x क्या हो जाएगा? ±√y। अब ध्यान से देखो, क्या y एक नेगेटिव नंबर हो सकता है? y नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर होगा तो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। तो देयरफॉर यहां पे ऐसे लिख देंगे, फॉर x टू बी रियल y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ गए? बात समझ में आ गई? पॉजिटिव में 0 नहीं आता, या तो आप लिख सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उसमें आता है। ये आ गया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y की पॉसिबल वैल्यूज ये आ गई, है ना? यही तो हो सकता है, बस y एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसकी y की वैल्यू 0 भी हो सकती है और दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर, तो ऐसे लिखूंगा, है ना? तो रेंज क्या होगी इसकी? अब यहां पर यूज करेंगे इंटरवल 0 से इंफिनिटी। समझ में आई बात? पक्का आ गई सबको समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन बच्चों और करना, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x², बताओ इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? देखो भाई, इसकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बस मैं x की जगह 0 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना? अच्छा, रेंज के लिए क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू 1/x², x² इज इक्वल टू 1/y ±1/√y। समझ गए? अब हैं, अरे अगर पूरे पे लगाओगे भाई साहब रूट, तो अगर ऐसे तो लिख सकता हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। अब बताओ y क्या नहीं है? क्या y 0 हो सकता है? क्या y नेगेटिव नंबर हो सकता है? y नेगेटिव भी नहीं हो सकता, y 0 भी नहीं हो सकता। तो फॉर x टू बी रियल क्या हो जाएगा? y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रेंज आ गई 0 टू इंफिनिटी। समझ में बात आई? अच्छा, अगला देखो, नेक्स्ट अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 1, करो डोमेन रेंज निकालो, इसकी डोमेन और रेंज फटाफट से निकालो। देखो भाई, बात करते हैं अब डोमेन के लिए, x कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना? अब रेंज के लिए क्या करो? लेट y इक्वल्स टू x² + 1, y -1 इक्वल्स टू x² ±√y -1 आ गया। समझ गए? अब सेम वही, x के रियल होने के लिए 4
एक्स टू बी रियल क्या होना चाहिए, y माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। समझ गए? तो y की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो रेंज आ गई 1 से इंफिनिटी। समझ गए? अच्छा अगला एक करो रूट वाला, इसकी सोचते हैं डोमेन और रेंज क्या होगी। बता सकते हो डोमेन क्या होगी इसकी? क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है? एक्स नेगेटिव नहीं होगा। एक्स जीरो हो सकता है? जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है। और एक्स दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो आपको क्या पता लग गया, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, जीरो से इंफिनिटी या ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। समझ गए? अब यहां पर जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चनों के लिए हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी आपने याद रखनी होती है। देखो बेटा, ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, यहाँ जैसे हमने 10th क्लास में भी देखा होगा, जैसे मैं लिखता था √4, इसका आंसर 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता। समझ गए? तो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो एक काम करो, सिंपल लिख लो y इज इक्वल टू √x, और यहां पर मत निकालो x की वैल्यू। आपको पता है ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर ये चीज नेगेटिव नहीं है तो क्या y नेगेटिव हो सकता है? √x का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या ये y जीरो हो सकता है? जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? तो इसका मतलब y जीरो भी हो सकता है और y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो y है क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई? बस एक लाइन लिख देना, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ गई? यहां पे लिख दो, सिंस स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो रेंज है वो क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी। बात समझ में आई? पक्का? एक आप लोग करो इसका ऐसा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन। रूट एक्स स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, SQRT लिखा है मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव। उसकी डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करो। देखो भाई, बात करते हैं डोमेन की। अच्छा पहले एक बात का जवाब दो, इस पे कंडीशन देखो क्या होगी, जीरो क्यों नहीं हो सकता? ये चीज तो जीरो हो सकती है, बस ये चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x की वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गई, वन से बड़ी कुछ भी। समझ में आई बात? आ गई? अब नहीं बात समझ में? क्यों? यहां पर तो इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज ही तो आएगा। आप ये बता दो कि डोमेन के अंदर हमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करना है। भाई ये कॉन्सेप्ट देख, ये जो रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। तो x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तूने वो पढ़ा हुआ इनइक्वालिटी, तो ये वही कॉन्सेप्ट है, ये इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहां से पता लग गया x माइनस वन क्या होना चाहिए, या तो जीरो या तो पॉजिटिव, तो ऐसे ही तो लिखूंगा। तो यहां से x की वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। समझ में आ गया? अब इसकी रेंज की बात करते हैं यार। फॉर रेंज लेट कर लो y रूट एक्स माइनस वन, यहां से आ जाएगा y प्लस वन इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन। अब मैंने कहा ना इसमें आगे मत सॉल्व करो, सिंपल बस रूट की वैल्यू निकाल लो। आगे सॉल्व मत करो, बस किसकी वैल्यू निकाल लो, रूट की। इसके बारे में क्या पता है, ये चीज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया, y प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहां से आंसर कितना आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो देयरफॉर रेंज कितनी आ गई, माइनस वन से इंफिनिटी। समझ में आया यार? आ गया? पक्का?
अच्छे से समझ में आया रूट वाले कॉन्सेप्ट? अब मैं इसके बेस पे आपकी एक एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी के लिए मैंने इतना बताया था, अब वो कराता हूं तुम्हें। देखो भाई, रूट वाली बात सबको समझ में आ गई है ना? अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत बार एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आता है, कभी कभार एमसीक्यू में, कभी कभार बड़े नंबर में भी आता है, लाइक 4 नंबर में या 3 नंबर में। क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इनइक्वालिटी यूज होगी। अब जिसको इनइक्वालिटी नहीं आती, शायद उसको वो स्टेप समझ नहीं आए, तो अभी के लिए वो स्टेप को थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो या एज इट इज याद कर सकते हो। इनइक्वालिटी पढ़ लोगे वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डोमेन के लिए फोर डोमेन क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये बात सबको पता है। अच्छा, अब एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने। इनइक्वालिटी का एक रूल है, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन चेंज हो जाते हैं, बेसिक रूल है, समझ गए? अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने 9 को क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, समझ गए? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। तो बाय यूजिंग नंबर लाइन, आप लिख देना बाय यूजिंग नंबर लाइन। यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक बार x माइनस 3 को 0 पुट करो तो x कितना आ गया, 3, और एक बार x प्लस 3 को 0 पुट करो तो x कितना आ गया, -3। इसको 0 पुट करोगे, x कितना आ गया, 3, और x प्लस 3 को 0 पुट करोगे, -3। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, जितने भी फैक्टर है सबसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। नंबर लाइन पे पहले आता है -3, फिर आता है 3। अब ये कुछ इंटरवल्स बन गए। एक आसान सी बात बता रहा हूं, किसी भी इंटरवल के बीच की वैल्यू ले लो। जैसे इसकी एक वैल्यू बताओ क्या है, 4, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 यहां पुट करो इसमें, 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और 4 प्लस 3 7, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल क्या हो गया, पॉजिटिव। अब सुन लो, एक बार इसकी बात कर लेते हैं, इसके बीच की एक वैल्यू बताओ, 0, 0 माइनस 3, -3 मतलब नेगेटिव, 0 प्लस 3, 3 मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, तो ये चीज इस इंटरवल में क्या है, नेगेटिव। आगे इस इंटरवल की एक वैल्यू बताओ, मान लो -4 ले लेते हैं, हाँ, -4 -3 -1 नेगेटिव, -4 प्लस -7, -4 प्लस 3 -1, माइनस माइनस प्लस। तो ये एक तरीका तो ये है कि सारे इंटरवल चेक कर लो, या एक इनइक्वालिटी का रूल होता है, अगर सारे के सारे लीनियर है ना, तो किसी भी एक इंटरवल की वैल्यू निकालो, एक इंटरवल के साइन निकालो, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा, समझ गए? चलो, अब ना यहां पर क्या लगा हुआ है, अच्छा एक बात हो, अगर यहां पर इक्वल टू लगा होता है तो जो न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, ये थोड़ी सी इनइक्वालिटी की बात बता रहा हूं, जो न्यूमरेटर, यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे इंक्लूड होते हैं अगर यहां पर इक्वल टू लगा होता है, और अगर नहीं लगा होता तो वो इंक्लूड नहीं होते। ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ये वाली बातें समझ में आ रही है, जिसने इनइक्वालिटी पढ़ रही है तो समझ में आ रही होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा इसको, मेरे कहने का मतलब है एक दो बार घर जाके कर लेना, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी आपने नहीं पढ़ रखी तो। अब ठीक है, अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। कौन सा इंटरवल नेगेटिव है, ये वाला। कौन सा वाला नेगेटिव है, ये वाला। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू आ गया -3 से 3। अब बताती है क्लोज या ओपन की, अगर ये इंक्लूड है तो क्लोज, और अगर ये इंक्लूड नहीं होते तो क्या होता, ओपन। अगर मान लो यहां पर इक्वल टू नहीं लगा होता तो फिर तो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। ये सारे इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई है,
-3 से 3, और x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, -3 से 3। समझ में आई बात, पक्का। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज के लिए देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फॉर रेंज लेट y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए, बात समझ में आ गई। अरे क्या कर, वाई था ना ये, हाँ सही 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 है, ये तो स्क्वायर करके प्लस माइनस होगा, सही है। अब वही फॉर रेंज, आपको पता है ये चीज क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव, सेम वही फॉर x टू बी रियल, नाइन माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ गए, सेम वही कॉन्सेप्ट कर लो इसको, पहले माइनस कॉमन निकाल दो। मेरे को ये होता है कि जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूं, इधर आप चाहो मत कॉमन लो तो भी हो जाएगा, उधर उधर शिफ्ट करोगे, साइन चेंज, अब सेम वही बन जाएगा y -3 y +3। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, सेम दो आएंगे, एक -3 और एक 3, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, -3 3 इक्वल टू लगा हुआ है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे क्योंकि न्यूमरेटर में। अब इसकी वैल्यू सेम बन गया बेटा, सेम बन गया। इसके बीच की वैल्यू 4 लूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 लूंगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -4 लिखूंगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ गए। अब ध्यान से यहां पर जो चीज समझने वाली है, देयरफॉर y किससे बिलोंग कर रहा है, -3 से 3, आपका आंसर ये होगा, ये बिलोंग कर रहा है y, है ना। अब मेरी बात सुनो, हमने एक बात सीखी थी, यहां तक सारे पहुंच गए, सारा स्टेप सेम था, पहुंच गए सारे। अब ये चीज याद रखनी है बेटा, स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब y नेगेटिव हो सकता है क्या, है ना। एक लाइन लिखेंगे, सिंस y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर जो y किससे बिलोंग करेगा, 0 से 3, y किससे बिलोंग करेगा यार, 0 से 3, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 3 आ गई, तो रेंज क्या आ गई, 0 से 3। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन वाला, आया पक्का, अच्छे से आया। एग्जाम में आएगा तो अगर ज्यादा वेटेज में आया तो एज इट इज करना है, लेकिन ये कभी कभार एमसीक्यू में भी आता है। सुन लो, एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना, ये वाली फॉर्म, मैं इस वाली फॉर्म की बात नहीं कर रहा, ये तो अगर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे डोमेन रेंज क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं, जनरली यही क्वेश्चन आता है। इस वाली फॉर्म में ना, इसका क्या हुआ स्क्वायर बताना, 3, तो डोमेन याद कर लो -3 से 3, और रेंज याद कर लो 0 से 3, एमसीक्यू में डायरेक्ट लगाना। समझ गए। जैसे एक और मैं बताऊं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होगी इसका बताओ, स्क्वायर -4 से 4, रेंज क्या होगी 0 to 4। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसके लिए हम लोग करेंगे, इसका तरीका होता है, चलो ये नहीं बता रहा मैं, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराऊंगा तब बताऊंगा। बात समझ में आ गई, पक्का आ गई अच्छे से, फुल पावर। चलो, तो ये चीज याद रहेगी इस तरीके से। अब एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखो, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है ना। चलो क्वेश्चन है ये, हाँ, इसको हटा दो, करो नोट करो। क्वेश्चन है एक, ये आपकी एनसीईआरटी का, fx इक्वल्स टू माइनस मोड x। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एक्सरसाइज का 2 का फर्स्ट पार्ट है, और जो पहले क्या था वो सेकंड पार्ट है। मोड के बारे में सबको पता है, मॉडुलस क्या करता है, अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, x क्या क्या हो सकता है, x दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, ऑल रियल नंबर। समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, इसकी रेंज के लिए यार देखो एक बात सुनो, इसको y लेट कर लो, मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दे दो, मोड का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 भी हो सकता है। बाहर क्या लगा हुआ है, ये सारी, ये माइनस जो जितनी भी यहां से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सबको क्या कर देगा, नेगेटिव, और 0 को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो क्या रहता है,
जीरो ही रहता है। तो सारी नेगेटिव वैल्यू हो गई और जीरो हो गया, तो इसकी रेंज आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से जीरो। समझ में आ गई बात? जीरो तो हो गई, बाकी इसका आंसर क्या आ रहा था? हमेशा पॉजिटिव आ रहा था। मोड का सबको पता है ना? अंदर कुछ भी पुट करो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव ही। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, सारे आंसर क्या हो गए? नेगेटिव। एक तो सारे नेगेटिव हो गए और साथ में क्या हो गई? जीरो भी तो हो गई। जीरो भी तो पुट कर सकता हूं यहां पर, तो सारी नेगेटिव वैल्यू और जीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया? रेंज माइनस इंफिनिटी से जीरो। सेम ऐसी क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है मिसलेनियस का, जरा बताना। क्वेश्चन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन। इसकी डोमेन बताओ। डोमेन तो कुछ भी रख लो भाई, ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज? मॉडुलस के बारे में क्या पता है? अंदर कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। भाई वेरी गुड। ये हमेशा क्या होगा? जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो रेंज क्या आ जाएगी? भाई अंदर कुछ भी रखो, आंसर तो पॉजिटिव आएगा, बट जीरो भी तो आ सकता है आंसर। तो याद कर लो, सिंपल मॉडुलस एक्स हो तो डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्या? जीरो से इंफिनिटी। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? फुल पावर आ गई है पक्का? जरा बताना फिर इसकी, एक बार चेक कर लो। एक्स प्लस वन, डोमेन रेंज क्या होगी? डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर, रेंज जीरो से इंफिनिटी, कर माइनस इंफिनिटी। क्यों भाई? अबे मॉडुलस है ना, कुछ भी पुट कर आंसर पॉजिटिव ही तो आएगा। रेंज क्या होगी? पॉजिटिव ही तो होगी। जीरो से इंफिनिटी, जीरो भी हो सकता है। समझ गए सारे? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 2.3 का। उसमें एक दो क्वेश्चन है 2.3 का। क्या बोला है? एक एफ एक्स, इसकी सिर्फ रेंज निकालनी है। क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये कंडीशन दे दी, इसकी सिर्फ रेंज निकालनी है। अब सुनो, अगर ये नहीं होता तो ये रियल, ये क्या है? लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है? डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दे दी, जब भी कभी कंडीशन दे दे तो उसके इसमें y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब रेंज कैसे निकालते हैं? इसको लेट कर लो, 2 माइनस 3x, इसको इधर ले आओ। 3x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। ये आ गया। अब कंडीशन वाले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोला? रेंज निकालनी है। यहां मुझे बोल दिया कि x क्या है? 0 से बड़ा है, तो यहां पे क्या बोला है? सिंस x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। अच्छा, ये दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, है ना? अब इस y को उधर ले जाओ, तो 2 इज ग्रेटर देन y, या मैं कह सकता हूं y इज लेस देन 2। बात सेम है। और y की वैल्यू क्या होती है? अबे y की वैल्यू क्या होती है? रेंज। तो देयरफॉर रेंज क्या आ गई? माइनस इंफिनिटी से 2, इक्वल टू नहीं तो 2 आएगी। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन शायद आप गलत कराते हैं, आप इसको नहीं देखते, बच्चे क्या करते हैं? इसकी रेंज भी रियल नंबर लिखाते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये तो हो जाएगा आप लोगों से। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल 21। बाकी उसके दो पार्ट है, वो दोनों आपसे हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना। ये है एफ एक्स, इसकी सिर्फ डोमेन निकालने के लिए बोला है हमें, +5, इसकी डोमेन बताओ सिर्फ। ऐसे क्वेश्चन की डोमेन कैसे निकालते हैं? देख लो भाई, जब भी कभी नीचे क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या करो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके फैक्टर करो। ऊपर वाले के करने हैं कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके कर दो। +4, x कॉमन आ गया, x -4 -1 कॉमन आ गया, x -4।
x माइनस 4 कॉमन x माइनस 1 कॉमन, ये फंक्शन आ गया। अब इसकी डोमेन के लिए बताओ क्या क्या हो सकता है x। r-4 और 1। हाँ, x की जगह 4 रखूंगा तो 1/0 बन जाएगा, x की जगह 1 रखूंगा तो 1/0 बन जाएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। एक 4 नहीं हो सकता, एक 1 नहीं हो सकता, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और 4। समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला आया? अच्छा, अगला देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन है मिसलेनियस में एग्जांपल 3, वो आपसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में, क्वेश्चन 3 है, बिल्कुल सेम है। देखो ये मिसलेनियस का है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा। नीचे वाले के फैक्टर करोगे 6 और 2 हो जाएंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और x माइनस 2। तो x क्या क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। समझ गए? तो डोमेन हो जाएगी इसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड 6। समझ में आई बात? पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपसे हो जाएगा, डोमेन रेंज का क्वेश्चन है। इसकी डोमेन रेंज निकल जाएगी, अब बताया रूट में, तो डोमेन के लिए क्या होगा बताना इसकी। हाँ, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 1 टू इंफिनिटी। और इसकी रेंज के लिए आपको पता है इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो y तुम्हारा क्या था, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो y कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो रेंज क्या आ गई बेटा 0 टू इंफिनिटी। समझ में आए? आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक वो कराता हूं डोमेन रेंज का, पहले ही सब नोट कर लो। देखो भाई, आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लिखता हूं। इसने बोला है लेट f इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सच दैट x बिलोंग्स टू r, बी अ फंक्शन r इंटू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। ये एक फंक्शन है, मुझे इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वो अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाला था ना, ऐसे ये था। डायरेक्ट भी याद करना है और वैसे भी याद करना है, हाईएस्ट वेटेज में आता है। ऐसे भी आ सकता है या ऐसे लिखा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसे आ गया तो बोल देगा डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, देख लो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या है स्क्वायर है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो क्या आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव। तो कभी 0 तो हो ही नहीं सकता नीचे। आप x की वैल्यू 0 भी रख लो और ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं बनेगा। तो अगर सिंपल पूछेगा तो डोमेन तो क्या है, ऑल रियल नंबर। मजा है इसकी रेंज में। अब जरा इसकी रेंज समझना यार। रेंज के लिए मैं लेट कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहां से क्या करेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट। सही है, समझ गए बात, समझ में आ गई। अब ये मत सोचना सर रूट में नेगेटिव है तो नॉट डिफाइन होगा, अभी तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल कट भी कर सकता हूं। बात समझ में आ गई। अभी तो कुछ पता नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यहां से x की वैल्यू निकाली है, इसको ऊपर ले गया,
वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लिया, वाई को इधर ले गया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, वाई माइनस वन नीचे आ गया, ये आ गई एक्स की वैल्यू। रूट में माइनस भी वही वाली बात भाई, ये डिपेंड करता है ना कि वाई क्या है, अगर वाई नेगेटिव हो तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तेरे को डर लग रहा है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो। चलो अब कैंसिल, अब सही है, अब खुश है तू, अब तो पॉजिटिव लग रहा है तेरे को। ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव ये डिपेंड करता है वाई पे कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अच्छा दिखने में प्रेजेंटेबल लग रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, आप कोई नहीं, आप जैसे लगे वैसे कर लो, ठीक है। अब सुनो, ये जो चीज है, चलो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब इस पे बताना कंडीशन क्या लगेगी, रूट में है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट y अपॉन वन माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ गए? ध्यान देना बहुत ध्यान से, ध्यान देना बहुत ध्यान से। देखो भाई, एक काम करता हूं, क्योंकि मेरी आदत है ये पॉजिटिव करने की, जितने भी वेरिएबल है उनको पॉजिटिव करने की। तो यहां पे y पॉजिटिव था, यहां पर y नेगेटिव था, आप बिना उसके भी कर सकते हो। माइनस को शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ध्यान देना, क्या है, इनइक्वालिटी है, क्या लगेगा, क्रिटिकल पॉइंट। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। ऊपर से y की वैल्यू कितनी आ रही है, y को 0 के साथ इक्वेट करो, 0 आ गई। नीचे से y माइनस वन को 0 के साथ इक्वेट करो, कितने आ गए पर, क्रिटिकल पॉइंट कितने आए, 2, एक 0 और एक 1। समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ एनसीईआरटी के लिए समझा रहा हूं, कितनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या करोगे, नंबर लाइन लोगे और प्लॉट कर दोगे। क्या था, एक तो आया था 0, एक आया था 1। अच्छा, अब प्लॉट करते ही सबसे पहले देखना है क्या यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है, लगा हुआ है। जब भी कभी इक्वल टू लगा होता है तो मैंने अभी बताया था, न्यूमरेटर से जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो इंक्लूड होता है। ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, इसको इंक्लूड कर लो। नीचे से क्या है, 1, इसको एक्सक्लूड कर दो। इंक्लूड वाले को फिल करते हैं, एक्सक्लूड वाले को फिल नहीं करते। समझ गए? अब बात समझ में आ गई। इस इंटरवल की एक वैल्यू लो, 2 यहां रखो, ऊपर 2 नीचे 2 रखूंगा तो ऊपर एक पॉजिटिव वैल्यू, और 2 माइनस 1 1, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू। अब ये आ जाएगा ना 2 अपॉन 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव आ रहा है। समझ गए? इस इंटरवल के बीच की वैल्यू बताओ, एक 0 से 1 के बीच में 0.5 ले लें, है ना। ऊपर 0.5 रखा, नीचे 0.5 माइनस 1, तो ये 0.5 माइनस 0.5, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव। समझ गए? अब इस इंटरवल की एक वैल्यू ले लो -1, ऊपर -1, यहां -1 रखूंगा तो -2, क्या आ गया, पॉजिटिव। नहीं तो एक की तो निकाल रखी थी, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। समझ गए? अब सुनो, यहां पे क्या है, लेस देन 0, यहां पे क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या, ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो नेगेटिव का है सेकंड वाले में, तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 पे कौन सा इंटरवल, 1 पे कौन सा इंटरवल, 1। ये इसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेंज आ गई 0 to 1। रेंज क्या आ गई भाई, 0 to 1। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? अब एक तो तरीका ये था, मान लो एक बार, जब क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है, थोड़ा हिंट दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं एमसीक्यू के लिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक एमसीक्यू के लिए हिंट देख लो बेटा। देखो ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देख लो। ऊपर भी एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी पॉजिटिव। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। और हम बचपन से पढ़ते हैं ना, जब भी कभी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 से कम आता है। एक बात तो समझ में आ गया, आंसर 1 से कम आएगा। समझ गए? और एक चीज, पॉजिटिव यहां पे 0 पुट कर लो, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता सबसे। तो फिर पॉजिटिव से पहले लीस्ट वैल्यू क्या है, 0 पुट कर लो। 0 अपॉन समथिंग क्या हो गया, तो ये 0 भी तो हो सकता है, 1 से छोटा और 0। समझ गए ये चीज?
तो अब 0 है तो 0 क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, आगे रेंज 0 से 1। तो ये डायरेक्ट भी याद कर लो एमसीक्यू के लिए। इस क्वेश्चन को बच्चे नोट कर लो, ऐसे ही पूरा एग्जाम में करके आना है। अगर 3 या 4 नंबर में आए तो ऐसे करना है, 1 में आए तो डायरेक्ट 0 से 1 याद करो नोट। देखो भाई, एक बच्ची पूछ रही है कि 1 को एक्सक्लूड क्यों किया। भाई सीधी सी बात है, ये तो वैसे हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा है, यहां पर बता देता हूं। अगर 1 रखूंगा तो 1 - 1 0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलो करो। देखो अपना एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 20, एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक फंक्शन गिवन है f 1,1। अब आपसे 2.3 हो जाएगी सारी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ना हो तो पूछ लेना। -3 ये था। अच्छा, इसने बोला है बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z। ये एक लीनियर फंक्शन है और कहां से है, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर, और डिफाइन कहां पर है, इंटीजर टू इंटीजर। तो वो फंक्शन फाइंड करो, एग्जाम्पल 20 है। अच्छा ये बताओ, लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1। और हमको पता भी है जो लीनियर फंक्शन है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b। तो लेट कर लो fx को ax + b, ये लेट कर लिया भाई, fx को ax + b लेट कर लिया। अब जरा ध्यान देना, मुझे इस fx को फाइंड करना है। ऑर्डर पेयर में आगे वाली वैल्यू किसकी होती है, पीछे वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू x की और पीछे वाली वैल्यू y की। y मतलब fx, y मतलब fx। तो मुझे पता है when x = 1 तो इंप्लाइज दैट fx = 1। पता लग गया। तो fx की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो, a + b = 1 आ गया। समझ गए। अब आगे ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन। आगे when x = 2 इंप्लाइज दैट fx कितना है, 3। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3। समझ गए। तो यहां पुट कर दो 3 = 2a + b। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, 2a + b = 3 और a + b = 1, माइनस 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 कैंसिल, 2a - a 3 - 1 2। a की वैल्यू 2 कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, क्या हो जाएगा 2 + b = 1, b की वैल्यू 1 - 2, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये तो खैर हमको सिंप्लीफाई करना आता है। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, कहां पुट कर दो, यहां। देयरफॉर fx आ गया 2x - 1। समझ में आया क्वेश्चन, आया। सेम ऐसा क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, वो आप सेल्फ करो। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम ऐसे है, वो आप लोग करोगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है fx = x² when x is 0 से 3, और अगला है 3x when x is 3 से 10। चलो ये क्वेश्चन है। और एक है gx, g है जो डिफाइन है ऐसे gx x² when 0 से 2, और अगला है 3x when
2 से 10। चलो ये था, एक फंक्शन है f, वो ऐसे डिफाइन है, एक फंक्शन है g ऐसे डिफाइन है। क्वेश्चन में मेंशन है कि शो दैट f इज अ फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। शो करना है f क्या है, फंक्शन है, लेकिन g क्या है, फंक्शन नहीं है। आप सभी को फंक्शन की डेफिनेशन पता है, ध्यान देना। मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं fx की। जब x की वैल्यू 0 से लेके 3 है तो क्या यूज करनी है डेफिनेशन, x स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 होगी तो बताना fx कितना आएगा, 0। 0 की स्क्वायर 0। जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्क्वायर कितना आ गया, 1। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 स्क्वायर कितना आ गया, 4। जब x की वैल्यू 3 होगी 3 स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब आ गए 3 से लेके 10 ये लेना है, फिर दोबारा 3 आ गया। जब x की वैल्यू 3 तो fx की वैल्यू 9। 3, 9 पहले आ चुका है, दोबारा लिखूंगा नहीं। 4 आएगा तो कितना हो जाएगा, 12। 5 आएगा, अब यहां पुट कर रहा हूं ना, 4 आया 12, 5 आया तो कितना हो जाएगा 15, डॉट 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 10 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 30। समझ गए, 0 से लेके 3 तक ये वाली डेफिनेशन ली, 3 से लेके 10 तक ये वाली डेफिनेशन ली। समझ गए। अब बनाते हैं gx। x की वैल्यू 0 थी तो आंसर 0। 0 से लेके 2 तक ये थी, 1 ली तो 1 आ जाएगा, 2 ली तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये gx की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना, 2 से लेके 10 तक फिर ये लेनी है, दोबारा 2 लेना है, दोबारा 2 लो। 2 ली तो कितना आ रहा है 6। अब अलग आ रहा है, तो अलग ऑर्डर पेयर आ रहा है तो फिर तो लिखूंगा ना। 3 ली तो कितनी आ गई 9। 4 ली तो कितनी आ गई 12। कहां तक लिखा मैंने, डॉट 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 10 ली तो कितना आ गया 30। अब पता है क्वेश्चन में क्या बोला था, शो दैट f इज अ फंक्शन बट g इज नॉट अ फंक्शन। देखो एक बार, पता लग गया क्यों। f के अंदर हर एक डोमेन के पास सिंगल इमेज है, लेकिन g के पास क्या है, दो के पास दो इमेज। क्या लिखेंगे, सिंस इन fx each domain has unique image, therefore it is function, but in gx क्या हो गया, to have two images, that is 4 and 6, therefore gx is not a function। gx फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात बेटा, एक बार इसे नोट करो। देखो भाई, एक क्वेश्चन है 7, इसने गिवन है आपके पास f और g फंक्शन है कुछ, और fx गिवन है x प्लस 1, और gx गिवन है 2x माइनस 3। भाई ये गिवन है, fx गिवन है x प्लस 1, gx गिवन है 2x माइनस 3। मुझे बोला क्या निकालना है, f प्लस g, f माइनस g एंड f अपॉन g निकालना। f इंटू जी भी बोल देता है बेटा। कैसे निकालने वो देखो, जब भी कभी इस टाइप की डेफिनेशन हो और फंक्शन ऐड करने हो, जैसे मुझे निकालना है f प्लस g, क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, 3x माइनस 2। समझ गए। अगली बार मुझे निकालना है f माइनस g, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस x 1 प्लस 3 4। सिंपल इनको माइनस कर दो। समझ गए। अगर मुझे बोल दिया f बाई जी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। अब लेकिन यहां पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, यहां पर क्या करना है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, 2x माइनस 3 हो सकता है, निकाल के देख लो कब होगा। तो एक काम करो, 2x माइनस 3 को 0 पुट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। समझ गए, है ना। जब भी कभी डिवाइड वाले करोगे ना, साथ में एक कंडीशन लिखोगे, क्या, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, तभी तो डिवाइड होगा यार ये। अच्छा मुझे बोलता है f इंटू जी निकालो, वैसे बोला नहीं है, अगर बोलता तो क्या करता, इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई कर देता।
अच्छा मुझे बोलता 2f निकालो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 कर देता। 1/f निकालो तो 1/x+1 हो जाता, और वहां पे x इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता, -1। देखो बेटा, अब मैंने क्या करा है, मैंने फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स करा दिए सारे, ठीक है। क्वेश्चंस भी जो लगे मुझे इंपॉर्टेंट वो करा दिए। कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, fx दे रखा है, हाँ x², हाँ, और मुझे बोला फाइंड f1.1 माइनस f1/1.1 -1। अब इसमें कुछ करना ही नहीं था। f1.1 का मतलब क्या हो गया, फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1.1 की होल स्क्वायर। f1 का मतलब 1, 1.1 माइनस, ऐसे तो बहुत करें क्वेश्चन यार 10th क्लास में भी, कर दोगे चीजें। अब ना बच्चों तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक दो क्वेश्चन है इसमें, एग्जाम्पल 19 और ये एग्जाम्पल 22 का ग्राफ देखना बेटा, समझना। अगर तुमसे समझ में आ गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 19 है और ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ये कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके। एक 11th और 12th देख लो मिसलेनियस का, बस छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ देख लो भाई, देखो भाई 11th क्वेश्चन, देखो भाई, एक मिनट बस, 11th क्वेश्चन है ये जो लगा हुआ है 11th क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, AB A+B, और यहां पर क्या है, सच दैट AB बिलोंग्स टू Z। ये आ सकता है, इज f अ फंक्शन फ्रॉम Z टू Z। चेक करना कि f क्या है, एक फंक्शन है या नहीं। अच्छा मैं आपको सीधा बता रहा हूं, चेक करना है f एक फंक्शन है या नहीं। फंक्शन तभी होगा जब हर एक डोमेन के पास सिंगल इमेज होगी। एक काम करते हैं, इस फंक्शन की डेफिनेशन है, यहां पर a भी आ रहा है, यहां पर a+b आ रहा है। एक केस ले लो, when a is equal to 1 और b is equal to 1, तो बताना ऑर्डर पेयर क्या बनेगा। तो उसके से बन जाएगा therefore ab हो जाएगा 1 × 1 1, और a+b कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो मैं कह सकता हूं therefore 1, 2 किससे बिलोंग करेगा, f से करेगा। एक चीज और, अगली बार ये एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूं, आप लोग और भी सोच सकते हो। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 ले लो, तो बताओ ab क्या हो जाएगा, -1 × -1 1, और a+b क्या हो जाएगा -1 -1 -2। तो therefore 1, -2 बिलोंग्स टू करेगा f से बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो, f के अंदर 1, 2 भी है, f के अंदर 1 -2 भी है, क्या ये फंक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 के पास 2 इमेज हो गई है ना। तब सिंस 1 हैज 2 images, therefore it is not a function, ये फंक्शन नहीं है। समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा और करा रहा हूं, 12th। देखो एक ये गिवन है, ए सेट गिवन है 9 10 11 12 13, और एक फंक्शन गिवन है f a to n। अब ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, सेट a to सेट n, मतलब एक रिलेशन है a to n पे डिफाइन है। n क्या है, नेचुरल नंबर, a क्या है, इसके एलिमेंट। आओ यहां पे गिवन है क्या, fn इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये क्या है, n के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे यहां पर, n की पॉसिबल वैल्यूज बताओ। n क्या होता है, जैसे x होता है वो क्या होता है, डोमेन ही तो होता है। तो n यहां पर इसकी डोमेन है, और डोमेन किस सेट का एलिमेंट होता है, फर्स्ट सेट का। यहां पर फर्स्ट सेट क्या है, a। तो n की पॉसिबल वैल्यू 9 10 11 12 13 है। समझ में आई बात। अच्छा जब n की वैल्यू 9 होगी, n डोमेन ही तो है ना, अगर इसके डोमेन पूछता तो क्या होता, 9 10 11 12 13। मुझसे पूछी क्या है, रेंज। जब n की वैल्यू 9 होगी ना बच्चों, एक बात का जवाब दो,
एफ एन का आंसर क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। 9 के प्राइम फैक्टर बताओ क्या है? 1 या 3 है ना? तो इसका आंसर कितना होगा? 3। समझ गए? पक्का? अब n की वैल्यू अगर मैं ले लूं कितनी? 10 के प्राइम फैक्टर बताओ। 2 और 5, हाईएस्ट क्या है? 5। अच्छा आगे n की वैल्यू 11 का प्राइम फैक्टर बस खुद 11 ही है। अच्छा 12 के प्राइम फैक्टर 2 और 3, हाईएस्ट क्या है? 3। अगला 13, इसका क्या रह जाएगा? 13। तो रेंज ये सारी तो रेंज आ गई, क्या आ गया? 3, 5, 11, 13 आंसर। समझ में आया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। कॉन्सेप्ट्स करा दिए, जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे वो करा दिए। वो 2 एग्जांपल है, एक एग्जांपल 19 और एक वो जो क्वेश्चन है, और एक वो ग्राफ वाला, वो आपने खुद ट्राई करना है। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपके डाउट्स में लेके। तो ये था भाई फंक्शंस के सारे टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।